यूजीसी के नोटिफिकेशन का आना, उस पर फिर स्टे ऑर्डर आना, फिर 19 तारीख को जब ये तय किया गया था पहले ही कि भाई 19 तारीख को हियरिंग होगी, लेकिन 19 तारीख को मैटर लिस्ट ही नहीं हुआ और अब मामला फिर से खिंच गया है। तो ये हमारे लिए खास करके जो लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर नहीं है। हम लोग चाहते थे कि इस पे गवर्नमेंट स्टैंड ले और ये न्याय के पक्ष में जो है आवाज़ उठे, क्योंकि हमने देखा कि यूजीसी का नोटिफिकेशन आने के बाद और उस पर स्टे ऑर्डर लगने के बाद भी एक कैंपस में जो है सुसाइड हुआ है अभी पिछले दिनों, पिछले से पिछले हफ्ते। तो लगातार इस तरीके की घटनाएं चल रही हैं। ऐसे में हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है और ख़ास करके उन लोगों के लिए जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जो बराबरी की बात करते हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि यूजीसी रेगुलेशन 2026 को और ज़्यादा मजबूती के साथ लाया जाए ताकि सामाजिक न्याय सुरक्षित हो सके और संस्थानों में होने वाली हत्याओं पर रोक लगाई जा सके। ये कहा जा रहा है कि भाई यूजीसी या गवर्नमेंट खुद अपने फैसले की जो मजबूती से पैरवी नहीं कर रही है अपने लाए गए बिल की। जी बिल्कुल, और ये एकदम स्पष्ट हो जाता है जब जनवरी के लास्ट में जब हियरिंग हुई थी और तब सरकार की तरफ से जो नुमाइंदे थे उन्होंने ही ठीक से मजबूती से अपनी बात नहीं रखी थी। अगर उन्होंने मजबूती से बात रखा गया होता तो मामला यहाँ तक होता ही नहीं, क्योंकि सरकार ये चाहती नहीं थी कि एसटी, एससी, ओबीसी के लोगों को न्याय मिले और उन्होंने दरअसल इसे एक पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पे, पॉलिटिकल हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया कि वो लेकर के आए, लेकिन दूसरे दरवाजे से उन्होंने इस पर रोक भी लगवा दी। तो सरकार की मंशा यहाँ संदेह के दायरे में है। जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनावी लॉलीपॉप हो सकता है ये। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक अगर उनकी ईमानदार, अगर वो इस कॉज के प्रति ईमानदार होते, न्याय प्रिय होते, तो वो इसको डिफेंड करते। यहाँ तक ये मामला पहुँचने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन उन्होंने दोनों तरफ मैसेजिंग देने की कोशिश की। एक तरफ एसटी, एससी, ओबीसी की तरफ मैसेजिंग देने की कोशिश की कि हम आपके दबाव में नोटिफिकेशन ला तो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपर कास्ट के दबाव में हम इसको रोक भी सकते हैं। तो उन्होंने दोनों तरफा जो है इसको जो है इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की और ये प्योरली पॉलिटिकल एक टूल की तरह हम लोगों को अब दिखता हुआ नजर आ रहा है कि 27 के मद्देनजर आते आते ये चीजें उस दिशा में जा रही है। लेकिन मोदी जी खुद ओबीसी हैं, उनकी जाति ढूंढ ली, लेकिन यहाँ पे फाइनल कार्यों ने। देखिए, बात सही है कि मोदी जी की जाति ढूंढी गई, शिक्षा मंत्री की भी जाति ढूंढी गई और तमाम लोगों की जातियां ढूंढी गई, लेकिन ये एक तरीके से ये फेल्योर है सरकार का। अगर सरकार इस नोटिफिकेशन के साथ सही से खड़ी होती तो किसी को जाति ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, और ये हम सब लोग जानते हैं और प्रधानमंत्री जी पहले भी इस बात को कह चुके हैं कि वो समाज के किस हिस्से से आते हैं। उनके मंत्रियों को लेकर के बड़े बड़े पोस्टर्स हमने देखे हैं कि उन्होंने फला जाति के कितने मंत्री बना दिए, फला समाज से कितने लोगों को मंत्री बना दिया, फला समाज से कितने उनके विधायक और सांसद हैं। तो ये एकदम ऐसा सच है जो सबके सामने है। बात यह है कि अपर कास्ट के प्रेशर के चलते हमने देखा कि सरकार बैकफुट पे आई और उन्होंने स्टे ऑर्डर लेकर के आ गई। क्या जातिवाद होता है शिक्षण संस्थानों में? अब तो द्रोणाचार्य कहीं है ही नहीं सर देश में। देखिए, अगर जातिवाद नहीं होता तो हम इन कैंपसेज में होने वाली सुसाइड्स को नहीं देख पाते। अगर जातिवाद नहीं होता तो कैंपसेज में जो ड्रॉप आउट रेट हो रही है उसमें एसटी, एससी, ओबीसी की संख्या में इजाफा होता हुआ नहीं देख पाते। अगर जातिवाद नहीं होता तो कैंपस में होने वाली हत्याएं जो हैं उन्हें हम लोग संस्थानिक हत्या कहते हैं, वो नहीं हो रही होती। जातिवाद है, इसीलिए ये सारी चीजें मौजूद हैं। एनएफएस नया वर्ड आया सर पिछले कुछ दशक साल में। देखिए, एनएफएस 2008-9 के आसपास से शुरू हुआ और खास करके तब जब इस देश के विश्वविद्यालय में ओबीसी रिजर्वेशन की बात होनी शुरू होती है और तभी से ये शब्द आना शुरू होता है जब हमने देखा कि नौकरियों में ओबीसी को रोकने के लिए, एसटी, एससी, ओबीसी को रोकने के लिए एक नया अल्फाज उन्होंने इजाद किया, नॉट फाउंड सुटेबल, जो कि कहीं प्रोसेस का हिस्सा भी नहीं है, क्योंकि वो सिलेक्शन कमेटी का काम सिलेक्शन करना था, रिजेक्शन करना था ही नहीं। लेकिन उन्होंने ये कह करके कि ये कैंडिडेट जो है सूटेबल नहीं है और उन्होंने एक नया अल्फाज इस्तेमाल किया, वो था नॉट फाउंड सूटेबल। और धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं वो सिर्फ नौकरियों में नहीं, अब तो पीएचडी एडमिशन्स में और बाकी अलग अलग एडमिशन्स में भी ये शब्द हम लोगों को देखने को मिल रहा है। बात उठने लगी है कि सरकारी नौकरियों में वाइवार या इंटरव्यू खत्म होने चाहिए, इसमें लोग जाति देख करके नंबर दिए जाते हैं। देखिए, एक चीज़ है, हर एक नौकरी का अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग मैकेनिज्म है। कई जगह वाइवा बहुत ज़रूरी भी हो जाता है, जैसे यूपीएससी का मामला देख लीजिए या और जगह भी। देखिए, जो मैकेनिज्म है सिलेक्शन का वो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो सेलेक्ट कर रहे हैं उनके बीच में प्रॉब्लम है।
क्योंकि सेलेक्ट करने वाले लोग जो हैं उनको आपने पूरी छूट दे रखी है, 100% आपने उनको पावर दे रखी है कि वो किसको सेलेक्ट करेंगे, किसको रिजेक्ट करेंगे, ये तय करने का अधिकार उनका है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस सिस्टम में सुधार की ज़रूरत ये है कि अगर 2-3 चीज़ें हो जाएं तो चीज़ें निकल कर गए। एक तो ये है कि होने वाले जितने भी इंटरव्यूज़ हैं उनकी अगर आप वीडियोग्राफी करा लें और उनको पब्लिक डोमेन में डाल दें तो ये सामान्य तौर पे हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उतने से ही चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। दूसरी चीज़ कि आपके ने जो कमेटी को जो 100% वेटेज दे रखा है उसको में भी कमी लाई जाए, उसमें उसके परसेंटेज में कम किया जाए, और बाकी की जो आपकी डिग्रियां हैं, जो एकेडमिक आपका रिकॉर्ड है, उसको भी जो है तवज्जो दी जाए, और तब सही मायने में न्याय हो पाएगा। मेन स्ट्रीम मीडिया उनके आंदोलन को बड़ा करके दिखाती है और जो है उसमें चलता है पूरे देश में ये एजेंडा। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया हो या तमाम संस्थानों पे कब्जा उन्हीं का है। तो जब उनका कब्जा है तो वो 5 को 25 और 25 को जो है 2500 दिखा सकते हैं, वो उनके लिए बहुत आसान है क्योंकि मैकेनिज्म उनके पास है, सिस्टम उनके कंट्रोल में है, तो वो उस तरीके से दिखाते हैं। लेकिन डरने की जरूरत इस बात से नहीं है कि मीडिया उनके पास है, भाई जनता आपके पास है, लोग आपके पास है। देखिए, ये मेरिट तो बहुत सब्जेक्टिव मामला है। आप अपने आप को मेरिटोरियस कह सकते हैं, मैं अपने आप को मेरिटोरियस कह सकता हूं, क्योंकि वो सिस्टम में है तो उन्होंने तय कर लिया कि मेरिट क्या मेरिट नहीं होगी। तो इसीलिए वो तमाम लोग जो इस तरीके का नैरेटिव चला रहे हैं, ये लड़ाई नैरेटिव की भी है कि किस तरीके का नैरेटिव आप चलाएंगे, किस तरीके के सवाल आप उठाएंगे। आप उन्हीं के सवाल उठाएंगे तो जाहिर सी बात है उत्तर भी उन्हीं के पक्ष में मिलेगा। अगर हम अपने सवाल उठाएंगे तो जाहिर सी बात है उत्तर हमारे पक्ष में भी आएगा। तो बस इसी को इसी तरीके से देखे जाने की जरूरत है। कहा जा रहा है कि इन रेगुलेशन से जो है सवर्णों को एक तरफा अपराधी मान लिया जाएगा। देखिए, ये बहुत गलत नैरेटिव है। ये कह देना कि अगर महिलाओं के लिए कानून बने तो सारे पुरुष लेकर के झंडा लेकर के मैदान उतर जाएं कि इससे तो जो है पुरुष अपराधी हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये न्याय की लड़ाई है, ठीक है। ये ST SC OBC के साथ कैंपसेज में होने वाले जातीय उत्पीड़न के खिलाफ ये लड़ाई है। अब वो जातीय उत्पीड़न, आप अगर ये मान के चलते हैं कि आप ही जातीय उत्पीड़न करते हैं तब तो ये मान सकते हैं कि आपके खिलाफ लड़ाई है, लेकिन ये लड़ाई किसी एक के खिलाफ नहीं, उत्पीड़न के खिलाफ है, न्याय की लड़ाई है, सबको जो है ना हक देने की लड़ाई है, बराबरी की लड़ाई। तो ये किसी के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये संविधान के पक्ष में लड़ाई है। ये कैंपसेज को जिन विश्वविद्यालयों की कल्पना की गई है उन विश्वविद्यालयों को उस स्तर में जिसका आइडिया यही है कि भाई देश की और दुनिया के तमाम तरीके की डाइवर्सिटीज को एक्नॉलेज करने का जिसका आइडिया है, उसकी ये लड़ाई है, किसी के खिलाफ। भगवतारी बाबा कह रहे हैं उनके जो पक्ष में खड़े हो गए हैं कि ये डेथ वारंट है सवर्ण स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, वो तमाम तरीके के लोग इस तरीके की, जब हम OBC रिजर्वेशन आया था, मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस लागू हुई थी, तब भी इसी तरीके की चीज़ें, तमाम तरीके की बातें कही गई थी और हमने तब भी देखा था। लेकिन आज भी हम वही देख रहे हैं UGC के मामले पे, ये किसी के खिलाफ कोई डेथ वारंट नहीं है। आज तक हमने नहीं देखा कि जाति के नाम पर उत्पीड़न, भाई ST SC एक्ट तो मौजूद है ना इस देश में, लेकिन ST SC एक्ट के मामले में देख लीजिए कितना न्याय पीड़ितों को मिलता है, क्या कन्विक्शन रेट है, उत्पीड़क को किस तरीके का प्रिविलेज मिलता है, किस तरीके की चीजें हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी के खिलाफ में डेथ वारंट है, ये दरअसल न्याय का वारंट। आपके सांसद हैं सर, आपके सांसद हैं SC ST OBC के, वो क्या कर रहे हैं इस मामले में? देखो, वो अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ रहे हैं। ये लड़ाई दोनों जगह लड़ी जाने की जरूरत है, ये जमीन पर भी लड़ाई लड़ी जाने की जरूरत है, संविधान के दायरे में रह करके लड़े जाने की जरूरत है, ये विधानसभा और लोकसभा में लड़े जाने की जरूरत है। हर कोई अपने अपने तरीके से लड़ाई को लड़ रहा है। हमने चंद्रशेखर को आवाज उठाते देखा, हमने राजकुमार राउत को आवाज उठाते देखा और तमाम लोगों को आवाज उठाते। क्या कहना चाहोगे कल सुनवाई सर इस मामले में? देखिए, CGI से कुछ नहीं कहना, वो न्याय की प्रक्रिया जो है, वो जो लोग वहां जाएंगे उसके पक्ष में लड़ने वाले अपनी बात रखेंगे, विपक्ष में वो अपनी लड़, हम न्याय के इंतजार में हैं और यही हम कहना।